एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो अपन डिस्कशन में लेने वाले वो है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, देखो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन कहाँ से कहाँ तक के कवर होते हैं। सेक्शन कवर होते हैं 206 से लेके और 229 तक के सारे सेक्शन। चैप्टर नंबर कौन सा है? 14। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 206। इसमें मेन जो इशू मुझे लगाना है इस चैप्टर में, वो कोई पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कोई ट्राइब्यूनल के पास है, कोई स्पेशल कोर्ट के पास है, वो थोड़ा सा एक टास्क रहेगा। ठीक है, कोई तो पावर जैसे इंस्पेक्शन का तो आरओसी से ही खत्म हो जाएगा। फिर जब अपने को बेल पे छोड़ना होगा तब स्पेशल कोर्ट वगैरह या बीच में आ जाएगा। फिर जब ट्रिब्यूनल अपने को एप्लीकेशन करनी होगी तो ट्रिब्यूनल, फिर जब एसएफआई वगैरह को अपॉइंट करना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह से पावर्स थोड़ी से इसमें अलग अलग अथॉरिटी के पास अलग अलग है। सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 206 में, पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरीज। तो एक नॉर्मल सा पावर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस किसी से भी इंस्पेक्शन जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स वगैरह है, ठीक है, किसी से भी इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह किसी की भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब अपन यहाँ पे जो देखने वाले मेन चीज की पास्ट एम्प्लॉयज से भी क्या इंक्वायरी हो सकती है, क्या उनसे भी उनके भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल यस, वो इग्नोर नहीं कर सकते ये कह के कि हम तो पास्ट एम्प्लॉय है, अब हमारा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है, एडिशनल रिटन नोटिस दे के एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स भी मंगा सकते हैं। ये 206 था खत्म। 207 में कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन इन इंक्वायरी में क्या हुआ था कि जो भी डायरेक्टर्स वगैरह है, ऑफिसर्स वगैरह, मेंबर्स वगैरह, उनको बोला कि आप क्या करो, असिस्ट करो, उनको हेल्प करो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाते हैं वो दो, जो इंफॉर्मेशन वो मंगाते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करो। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास सारे पावर होंगे, जो सिविल कोर्ट के पास पावर रहता है वो सारे। कंट्रावेंट किया तो 25,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक की हो सकती है। 208 में रिपोर्ट, यानी जो 207 क्या उसमें जो 208 है उसमें अब रिपोर्ट जाएगी। अब देखो रिपोर्ट, अगर आपको लगता है कि इंस्पेक्शन से काम नहीं बना, अभी तो अपने को क्या इसकी क्या करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करवानी पड़ेगी, सॉरी इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि उस इन्वेस्टिगेशन के लिए किसको बोलने वाले हो आप, इन्वेस्टिगेशन के लिए आप बोलने वाले हो सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, 208 की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने ओन पे आरओसी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकता। रिपोर्ट वो देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है 208 की रिपोर्ट को देख कर। अब आ जाते हैं सेक्शन 209 सर्च एंड सीजर पे। सर्च सीजर में क्या बोला है कि जब अपन आप इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे थे, ठीक है, तो आपको सर्च वगैरह करना है, ठीक है, सीज करने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइम तक आप अपने पास रख सकते हो, तो बोला इंस्पेक्टर को अपने ओन पे मत रखना, पहले स्पेशल कोर्ट से पूछना, उसके बाद में आप सीज कर सकते हो 180 प्लस 180 डेज, टोटल 360 दिन तक मैक्सिमम आप बुक्स ऑफ अकाउंट सीज करके रख सकते हो। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो जैसे कि एक केस स्टडी अपन ने देखा था कि 11 बजे क्या आया था कि उनको ऑर्डर आया था कि उनको सर्च करने जाना है। ठीक है, 11:30 बजे वो बुक्स ऑफ अकाउंट सीज करके और आ जाते, तो क्या आप बताओ इसमें स्पेशल कोर्ट के अप्रूवल लिया है क्या? तो ये अज्यूम करके चलते अपन कितने से टाइम पीरियड में उन्होंने कब चाहे कि स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल लिया होगा, तो इसमें अपन अज्यूम करें कि नहीं उन्होंने स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल नहीं लिया, इसलिए जो उन्होंने सीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है, वॉइड है। ठीक है, फिर जो इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 209 तक अपन देख चुके हैं। अब आ जाते हैं 210 पे। 210 में क्या बोला है, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी। दो तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन इनटू द मेंबरशिप और इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा उसको लगता है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ओन पे जब उसको लगता है कि क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन करवाना जरूरी है, ठीक है, या फिर एसआर पास हो गया, एसआर पास हुआ है, और या फिर उसको आरओसी ने 208 की रिपोर्ट देके बोला कि इसका इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो 210 में वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा। यहाँ पे मैं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है। अब एक बात मैं बताती हूँ, यहाँ पे ट्राइब्यूनल ने बोला है कि इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो यहाँ पे सीधा शेल आ जाएगा,
एक क्वेश्चन ऐसा ही है कि एसआर पास हुआ और फिर मेंबर्स बोलते कि नहीं आपको जरूरी से इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते कि यहाँ पे मैं लिखा है, हमारे एक्ट में यहाँ में लिखा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद सोचेगा करवाना है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर ट्राइब्यूनल ने बोल दिया तो फिर शैल फिर तो करवाना ही पड़ेगा। अगर ट्राइब्यूनल ने बोला तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन्वेस्टिगेट, ऑर्डर कौन देगा यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है, एक क्वेश्चन था, टोटल 500 मेंबर थे, ठीक है, जो 101 मेंबर हैं उन्होंने क्या बोला कि इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो अप्लाई करने वाले 101 बताओ ना 101 कितना परसेंट होता है 500 का, क्या ये अपने 75% का क्राइटेरिया एसआर का फुलफिल करते हैं क्या, नहीं करते ना, तो फिर ये वैलिड एप्लीकेशन ही नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है अपन 211 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसएफआईओ, कौन करेगा एस्टैब्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, क्यों ये लेकर आए कि किसी कंपनी में जैसे सहारा सत्यम के केस में था ना, कितना बड़ा वाला फ्रॉड था, तो वहां पे नॉर्मल इंस्पेक्टर से काम चलने वाला नहीं है, ऐसे बंदे अपॉइंट करो जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी, उनके पास क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उनके पास किस किस फील्ड में, या तो बैंकिंग में या कॉर्पोरेट अफेयर्स में या फिर फॉरेन ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर फोरेंसिक ऑडिट या फिर लो या फिर कैपिटल मार्केट और या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इनमें से किसी में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उन्हीं बंदों को रखेंगे, इधर वो फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे एज पर द गाइडलाइंस, ठीक है, एफिशिएंट डिस्चार्ज देयर फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एसएफआईओ है वो इंस्पेक्शन वगैरह करेगा वहां तक, ठीक है, बेल पे छोड़ सकते क्या, जो पर्सन यहाँ पे गुनहगार मिला उसको, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है जो अपन ने स्पेशल कोर्ट वगैरह में पढ़ा था ना, वही प्रोविजंस आ जाते हैं एनसीआर के स्पेशल कोर्ट में कि बेल पे क्योंकि फ्रॉड हुआ है ना तो नहीं छोड़ सकते बेल पे वैसे तो, ठीक है। ये तो एक रहा अपना प्रोविजन। अब इसके प्रोविजो हैं, जैसे कोई एनसी में 16 साल से छोटा बच्चा है या फिर कोई वुमेन है तो उनको बेल पे आप छोड़ सकते हो, जमानत पे रिहा कर सकते हो। और किसी पर्सन को बेल पे छोड़ने के लिए तो बोला है कि एक काम करो, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील जो है वो वैसे स्पेशल कोर्ट अपने आप पे छोड़ सकता है बेल पे, अगर अपोज करने का राइट जो है वो सरकारी वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास है कि नहीं नहीं इस पर्सन को बेल पे मत छोड़ो। उसने अपोज किया तो क्या बाइंडिंग है स्पेशल कोर्ट, बाइंडिंग नहीं है स्पेशल कोर्ट, सिर्फ उसके पास राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कुछ यहाँ पे प्रोविजंस अमेंडमेंट हो गया है, वैसे वो प्रोविजन हम स्पेशल कोर्ट में पढ़ते हैं पर अब इधर भी आए। इधर सबसे बड़ी बात ये हो गई कि यहाँ पे जो पहले इंस्पेक्टर अपन ने अपॉइंट किए थे ना, ठीक है, तो बोलते कि इनके पास अब अरेस्ट करने का राइट भी आ गया किसी पर्सन को, ठीक है, कोई पर्सन भाग रहा है तो उसको अरेस्ट कर दो। कौन कौन है ये देखो, डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर या ऐसा पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है वो है, उनके पास पावर है क्या। अब यहाँ पे देखो डिप्टी डायरेक्टर नहीं लिखा है या ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए तो बोलना नहीं उनके पास पावर नहीं है, जो डिफाइंड पर्सन है उन्हीं के पास पावर है, ठीक है, कि वो क्या करने वाले हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे में, जैसे सिंपली क्या उसमें जो था स्पेशल कोर्ट को लेके जाओ या फिर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को 24 घंटे में लेकर जाओ, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे ये भी है कि आपको वो जो रिपोर्ट है साथ में जो मटेरियल डॉक्यूमेंट्स है वो सब भी आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, जो जो आपको यहाँ पे फाइंडिंग्स हुई है। इसमें ऐसा है कि आपने 24 आवर्स में जो जर्नी वाला टाइम है इसमें नहीं सब में होता है, 24 आवर्स में जो जर्नी वाला टाइम लाने ले जाने का उसको तो आप एक्सक्लूड ही कर देना कि 24 आवर्स से, ठीक है। वैसे मेजर नोट्स जो यहाँ पे अभी मैं जिससे बोल रही हूँ वो है स्वप्निल पत्नी सर के जो चार्ट्स है, ठीक है। उसके अलावा मैंने मुनीश भंडारी सर की जो बुक थी उसके जो चैप्टर उससे चैप्टर पढ़ा था, फिर मैंने स्कैनर किया था पंकज गर्ग सर का, उसमें से जो भी क्वेश्चन वगैरह लगे वो मैंने इसी में एड ऑन कर दिए, इसी में जो इधर पेज होता है ना, और उसके बाद में सारे क्वेश्चन जो पंकज गर्ग सर के वो भी इसमें एड ऑन होगा, और अभी जो मैं रेफर कर रही हूँ वो मटेरियल्स अपने सर की चार्ट सी, ठीक है। तो मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कोई नोट्स इस बार नहीं मिलने वाला है, जो बस लिख रही हूँ वही है। यहाँ पे सेक्शन 213 है इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनीज अफेयर्स इन अदर केसेस। यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल है ऑन एन एप्लीकेशन मेड, अब देखो यहाँ पे और 241 प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, दोनों में ही एप्लीकेशन का कुछ कुछ क्राइटेरिया सेम है, कुछ कुछ अलग है, वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्वेश्चन बहुत बार पूछते भी हैं तो इसको बता देती हूँ मैं कि क्या लिखा है इसमें। देखो अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है, शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, इन दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए।
अब यहाँ पे तो ये है, लेकिन जब आप 241 में जाओगे तो वहां पे एक और क्राइटेरिया और 1/10 ऑफ द मेंबर, पर यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए। तो अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन आया था कि टोटल अपने पास 500 मेंबर्स है, जिसमें से 80 ने अप्लाई किया है, 500 की कैपिटल 5 करोड़ है, 80 ने 10 लाख की कैपिटल ले रखी है। अब देखो यहाँ पे क्या 1/10 वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, 1/10 ऑफ द मेंबर वो हो रहा है, लेकिन अपने को तो 1/10 वाला भी नहीं देखना है ना, अपने को तो या तो 100 मेंबर चाहिए, ये 100 मेंबर का क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करे, या फिर 1/10 ऑफ द कैपिटल, 5 करोड़ का 1/10 कितना होता है, 50 लाख, क्या यहाँ पे 50 लाख है, यहाँ पे सिर्फ 10 लाख है, दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते तो वो अप्लाई ही नहीं कर सकते, वो प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/10 ऑफ द मेंबर, यानी 500 मेंबर का 1/10 करो कितना आता है, 50, 50 से ज्यादा 80, वो क्राइटेरिया फुलफिल करे, पर यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एक आ जाता है ऐसी कैपिटल, ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो मतलब 1/5 ऑफ द मेंबर भी अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तब भी चलेगा, 1/5 ऑफ द मेंबर का क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर लेते हैं तब भी चलेगा। कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं देख रही थी, बट हाँ नहीं अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। ओके, नाउ सेक्शन 213 इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनीज अफेयर्स इन अदर केसेस, अदर केसेस में आ जाता है ट्राइब्यूनल में ऑन एन सॉरी, ये तो अपन ये देख ही चुके हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन मिला, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है किसका, इन्वेस्टिगेशन का। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा जो क्रेडिटर है, देखो कौन कौन से केस हो सकते हैं, ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट एनी पर्सन और अदरवाइज इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग दैट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो बिजनेस जो है कंपनी का, बिजनेस डिफ्रॉड करने के लिए या फिर मिसफिजेंस या फिर फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, या फिर क्रेडिटर्स को ठगने के लिए, कंडक्टेड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्या क्रेडिटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये वर्ड बोलने के लिए मैंने इतना लिखा है कि क्रेडिटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंबर ही अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो कंपनी या बिजनेस ही उनको डिफ्रॉड करने के लिए, मिसबिजनेस के लिए बना हुआ है, तो ठीक है। पर्सन कंसर्न इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, हाँ तो हो गया। अब आ जाता है इसमें पनिशमेंट, डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स वगैरह, पनिशमेंट कौन सा होगा, 447, क्योंकि आप फ्रॉड कर रहे हो, 447 पे चले जाओ सीधा। 447 में लास्ट लेक्चर में मिसलेनियस में डिस्कस कर चुकी कि उसमें क्या पेनाल्टी है। 214 सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, कितना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ पढ़ लेते कि सिक्योरिटी कितना देना है, सिंपल सी बात है, जब एप्लीकेशन दोगे तो आपको 25,000 रुपए की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी जो आपको वापस रिटर्न भी हो सकती है, ठीक है। बाद में अगर वो इन्वेस्टिगेशन में प्रोसिक्यूशन मतलब सच में पता चले कि केस चलाना पड़ेगा, कंपनी ने सच में कुछ गलती की है तो। फिर 215 में फर्म बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन इज नॉट बी अपॉइंटेड इज इंस्पेक्टेड इंडिविजुअल ही अपॉइंट करो, इस फर्म कंपनी को मत अपॉइंट करे ना, ठीक है। 216 में आ जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट एक तरह से थोड़ा कम ही है। इसमें क्या होगा कि कोई भी पर्सन जो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, अब क्या अपन को जानना है इसमें, अपने को ये जानना है कि इस कंपनी में एक्चुअल में इन्वेस्टेड कौन है, एक्चुअल में इंटरेस्टेड पर्सन कौन है, ठीक है, या फिर किस पर्सन से ये कंपनी कंट्रोल हो रही है, या फिर अपन ये देख सकते हैं कि कंपनी जो है उसके स्कोप वगैरह क्या है, डिफाइन द फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन सक्सेस और फेलियर, कंपनी के सक्सेस और फेलियर में कौन पर्सन जो है वो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है। साथ में कंट्रोल मटेरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज वगैरह है, तो 216 में अपन क्या करेंगे, ओनरशिप के रिगार्डिंग, मेंबरशिप के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। 217 में प्रोसीजर पावर सिंपल वही रहेंगे जो पहले थे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है चेंज, बस एक बात ध्यान रखना कि अगर आप एग्जामिन और ऑथ किसी और पर्सन, एम्प्लॉय और मेंबर्स के अलावा किसी और पर्सन को आप ओथ पे लेना चाहते हो तो स्पेशल कोर्ट से एक बार पूछ के आ जाना, बाकी तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स लोगे, चेक करोगे, प्रोड्यूस करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन मंगाओगे, वो सब तो करोगे, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे क्या बताया, मेंबर्स और एम्प्लॉयज के अलावा किसी पर्सन को ओथ पे लेना है, ऑफिसर मेंबर एम्प्लॉय के अलावा किसी पर्सन को ओथ पे लेना है, स्पेशल कोर्ट से पहले पूछ
पूछ के आना पड़ेगा इंस्पेक्टर को, ठीक है, देन ओनली ही कैन डू द सेम। फिर आ जाता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार पूछा हुआ है। देखो रिलेटेड कंपनी मतलब मेरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मेरी सब्सिडियरी कंपनी है, क्या उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या अपने मन पे खुद ही इंस्पेक्टर बोल देगा कि अब मैं क्या करते हैं, अगर ये कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करते करते दिमाग में आया नहीं इस कंपनी में तो कुछ भी सही समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये सब्सिडरी है, मेन जो ट्रांजेक्शन है वो होल्डिंग से पता चलेगा और सीधे पहुंच गए होल्डिंग के पास। नहीं, रुको तुम एक बार, पहले एक बार आप किससे पूछ लेना, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेना। देखो बहुत टेंशन होगा थोड़ा कि कहाँ ट्रिब्यूनल है कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे जब आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछना है तो किससे पूछना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले पूछ के आओ, ठीक है। उसके बाद में रिलेटेड पार्टी का क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो। रिलेटेड पार्टी में मैनेजमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, वहाँ के ऑफिसर्स, उसके अलावा अगर होल्डिंग है तो उसकी सब्सिडी होगा, सब्सिडी तो उसकी होल्डिंग, इन सब का क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। सेक्शन 2 वाली प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या बोला है कि जब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो कंपनी ने क्या किया, किसी पर्सन के यानी किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो उसको निकाल दिया, डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन, उसकी पोस्टर को रिड्यूस्ड किया है उसको पनिश करने के लिए, या फिर उसको डिस्चार्ज और सस्पेंड कर दिया। अपने ऑन पे कर सकते क्या, नहीं कर सकते। पूछ क्या किससे, ट्रिब्यूनल से। अब यहाँ पे देखो पूछ के आना किससे, ट्रिब्यूनल से, अप्रूवल ट्रिब्यूनल का। अभी इससे पहले जस्ट देखा था किसका अप्रूवल था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसके लिए, रिलेटेड कंपनी के क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन। तो मैंने इसीलिए कहा था इसमें जो इशू रहेगा वो जरा सा ये रहेगा कि किस अथॉरिटी के पास क्या है, वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, समझ में आसानी से आ जाएगा कि अपने को यहाँ पे किससे पूछ के आना है, ट्रिब्यूनल से। अब मैंने ट्रिब्यूनल को पूछा, 30 दिन में ट्रिब्यूनल ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो मैं जो काम करने वाली थी यानी उस पर्सन को निकालने वाली थी, पनिश करने वाली थी तो कर सकते हैं। बट बात ये हुई कि क्या उस पर्सन के पास रेमेडी कुछ है, हाँ, तो जो एम्प्लॉय निकल रहा है उसके पास में रेमेडी है, लेकिन वो रेमेडीज अपील करने की सिर्फ तब है जब ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ हो, किसने, ट्रिब्यूनल ने। अभी क्वेश्चन आया था इसमें कि एक केस स्टडी आई थी, मुझे काफी अच्छी लगी ये केस स्टडी। देखो इसमें ऐसा था कि कंपनी ने क्या किया, उस एम्प्लॉय को निकालने के लिए पहले अप्रूवल किससे मांगा, ट्रिब्यूनल से। ट्रिब्यूनल ने 30 दिन में कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, तो हम क्या अज्यूम करने वाले हैं कि हाँ ठीक है ट्रिब्यूनल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, और फिर उस पर्सन को क्या किया, निकाल दिया। ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, ठीक है, तो अपन ने माना कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ट्रिब्यूनल को, अपन ने उसको निकाल दिया। अब उसने क्या किया कि अब बताओ कि उस पर्सन के पास क्या रेमेडी है, रेमेडी उसके पास में अगेंस्ट द ऑब्जेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उस पर्सन के पास कोई रेमेडी नहीं है, यही बोला हुआ था इसमें कि उस पर्सन के पास कोई भी रेमेडी नहीं है। और यहाँ पे जो बाकी वो किसके पास जा सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, और अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर बाइंडिंग होगा, ठीक है। और ये जो सेक्शन है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, मतलब सभी सेक्शंस के ऊपर जाके ये सेक्शन है, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो 210 का, 212 का, 213 का, चाहे 219 का, कोई सा भी हो, वहां पे एम्प्लॉयज को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन के चलते चलते उस एम्प्लॉय को निकालोगे नहीं बिना अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल के। फिर आ जाता है इसमें सेक्शन 220 सीजर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आपने पहले भी 180+180 डेज में सीज करना था, देखा था ना, स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल लेके, वो था जब आप इंस्पेक्शन कर रहे थे। अब यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आप जो डॉक्यूमेंट है वो सीज करोगे, तब तक अपने पास रख सकते हो जब तक कि कंक्लूड ना हो जाए आपका इन्वेस्टिगेशन। वहां पे 180+180 दिन था, वो भूल जाओ अभी, वो तो क्या इंस्पेक्शन के लिए। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जब तक चलेगा तब तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट 221 और 222 सेक्शन जो बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। देखो यहाँ पे क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है इन कनेक्शन विद द इंक्वायरी, इन कनेक्शन विद, या तो इस चैप्टर में, ठीक है, या फिर पीएमएलए में 241 में, सॉरी पीएमएलए कहाँ आगे में, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में 241 में अप्लाई किया था, प्रिवेंट करो जो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसको, या तो उसमें या फिर इस चैप्टर में अगर एप्लीकेशन मिला है उसके बाद में किसी एसेट को फ्रॉडुलेंटली क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ, जो 220 अभी अपन ने जस्ट डिस्कस किया था ना सर्च एंड सीजर का, तो उसमें अपन ने इंस्पेक्शन में भी देखा था और इन्वेस्टिगेशन में भी देखा था। इंस्पेक्शन में क्या देखा था अपन ने, 180+180 डेज, और इन्वेस्टिगेशन में क्या देखा था, कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो अपने को जरूरत क्यों पड़ी इन बुक्स
अकाउंट्स को सीज करने के, क्योंकि अपने को लगा था कि डीफेम, ये एक मेमोरी ट्रिक है, डीफेम हो रहा है। डी फॉर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो लोग, कौन, ऑफिसर, एमडी वगैरह, ठीक है, या एम्प्लॉय या सीएस या सी है, या फिर एफ मतलब फॉल्सिफाइड कर सकते हैं, ए मतलब ऑल्टर कर सकते हैं, एम म्यूटिलेटेड, और या फिर ई से मैंने देखा था सीक्रेटेड, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय, डी फेम, डी फॉर डिस्ट्रॉय, एफ फॉर फॉल्सिफाइड, ए फॉर ऑल्टर, एम फॉर मिटिलेटेड और सीक्रेटेड कर सकते हैं। तो फिर इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना है, अपने को सीज करना है, किसको, इंस्पेक्टर को, और सीज करने के बाद वो कब तक रख सकता है, 180+180 उसमें, और इसमें कॉन्फिडेंस तक रख सकता है। अब आ जाते हैं फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स में क्या हो जाता है, 244 और अ क्रेडिटर हैविंग 1 लाख, देखो यहाँ पे या तो 244 में जो हो रहा था अपने, ठीक है, प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, या फिर यहाँ पे ऐसा बोल रखा है इस एक्ट में, इस चैप्टर में, या फिर ऐसा क्रेडिटर जिसके पास में 1 लाख का ड्यू है, ठीक है ना। तो वो लोग जो 1 लाख का लेनदार है, वो लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि यहाँ जो ट्रांसफर हो रहा है कंपनी का प्रॉपर्टी का, ठीक है, कंपनी की प्रॉपर्टी का, वो क्या हो रहा है, या तो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, या प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, उसको रोक दो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ऑर्डर देगी रोकने का। तो यहाँ पे सॉरी, ऑर्डर कौन देगी, ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगी। अब यहाँ पे ट्राइब्यूनल के पास पावर है फ्रीजिंग, ठीक है, तो वो रोक सकती है कि अभी कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया था, मेन बात आपको ये याद रखनी है कि ट्राइब्यूनल 3 इयर्स तक ट्रांसफर नहीं करना है, ब्लॉक करने के लिए 3 इयर्स तक रोक सकती है। अभी क्वेश्चन था कि 15/9/2019 को ट्राइब्यूनल ने बोला और 4 साल तक के लिए ऑर्डर दिया कि अब अगले 4 साल तक इसको आप नहीं कर सकते ट्रांसफर। क्या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर वैलिड है? ट्राइब्यूनल का ऑर्डर वैलिड नहीं है, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ही ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है एक क्वेश्चन, इम्पोजिशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन अपॉन द सिक्योरिटीज। सेम जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह को आप बोल रहे थे ना कि मत ट्रांसफर करो, वैसे ही सिक्योरिटीज वगैरह को भी आप मत ट्रांसफर करो, ठीक है। देखो ऐसा हो सकता है कि 216 में जहाँ पे ओनरशिप में चेंजेस के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, या फिर कंप्लेन मिली है किसी पर्सन से कि यहाँ जो सिक्योरिटीज वगैरह है वो फ्रॉडुलेंट पर्सन के हाथ में जा रही है, जिससे इंटरेस्ट अफेक्ट होगा कंपनी का, ठीक है। एक क्वेश्चन था वो उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ था, सीरियस एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन मतलब अनप्लीजेंट एक्ट कह दो, ठीक है, ऑफ कॉइनिंग यानी फोर्स द शेयर ऑफ द कंपनी बाय ए पर्सन ऑफ अनस्क्रप्टियस पर्सन, अनस्क्रप्टियस मतलब जो गलत इंटेंशन से कर रहा है वो काम, लाइकली टू रिजल्ट इन द चेंज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिससे क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो सिक्योरिटीज अगर किसी के हाथ में ज्यादा है, किसी के हाथ में कम है, ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो इससे मेंबरशिप में भी चेंज होगा, शेयर होल्डिंग में भी चेंज होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी मेजर चेंज हो सकता है, विच मे बी प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि क्या है, प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है। तो क्या इसमें ट्रांसफर ट्राइब्यूनल जो है वो इस ट्रांसफर को ब्लॉक कर सकता है, रोक सकता है, बिल्कुल। वो सिक्योरिटीज को किसी ऐसे पर्सन के हाथ में जो कि अनस्क्रप्टियस पर्सन है, जो कि किसी गलत इंटेंशन से ट्रांसफर ले रहा है, तो रोक सकता है। अब यहाँ पे है पनिशमेंट कितना होगा, इन दोनों ही सेक्शंस की पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीजिंग वाला और एक रिस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटीज वाला। तो देखो दोनों में ही सिंपली कंपनी के ऊपर तो एक ही पेनाल्टी लगी हुई है, 1 लाख से लेके 25 लाख, लेकिन ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर दोनों में अलग अलग है, एक में 25,000 से और 5 लाख तक है, जबकि दूसरे में 50,000 से और 5 लाख तक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या देखा था अभी कि 25,000 से 5 लाख तक का किसमें है, तो 25,000 से 5 लाख तक की पेनाल्टी जो है वो है सिक्योरिटीज के रिस्ट्रिक्शन के लिए, और 50,000 से 5 लाख तक का जो है पेनाल्टी वो है फ्रीजिंग ऑफ एसेट में, इम्प्रिजनमेंट दोनों में 3-3 साल का गिवन है, ठीक है। अब आ जाता है 223 इंस्पेक्टर रिपोर्ट। इंस्पेक्टर रिपोर्ट में जरा सा अमेंडमेंट है कि जो कॉपी जो रिपोर्ट की है वो ऐसे पर्सन जैसे क्रेडिटर्स वगैरह है, एनी अदर पर्सन है जो इंटरेस्टेड है, उनको दी जा सकती है, क्योंकि उनको चाहिए ना कि इंस्पेक्टर ने क्या फाइनली इंस्पेक्ट करके और रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। तो वो चाहे तो जेरोक्स कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी किसको सबमिट करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या इंटरिम रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं, बिल्कुल।
इंटरिम रिपोर्ट जब जब लगता है तब तब इंटरिम रिपोर्ट और फाइनली एक रिपोर्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी ही है, और कॉपी भी ले सकते हैं, ये अमेंडमेंट है। अब 224 में एक्शन टू बी टेकन इन द पर्संस ऑफ द इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो appears the central government that any person has in relation to the company or relation to any other body corporate other person investigate under this chapter in guilty of an offence, he is criminally liable, central government prosecute such person, central government जो चाहे एक्शन ले सकती है। 224 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इनफैक्ट एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन बियर करेगा? फर्स्टली तो इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा एक्सपेंसेस, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिफंड ले सकते हैं, जिस पर्सन ने गलती की है उससे कॉम्पेंसेशन भी ले सकते हैं, इवन उसी पर्सन से, ठीक है, रिफंड ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं कॉम्पेंसेशन, और जो प्रॉपर्टी वगैरह जो है उससे जितना नुकसान हो रहा है उनको तो वो भी क्या है रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 226 वॉलेंटरी वाइंडिंग अप जो है वो क्या स्टॉप कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की वजह से, सॉरी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर सकते हैं वॉलेंटरी वाइंडिंग अप की वजह से। अगर ऐसा होता है ना, जैसे इन्वेस्टिगेशन किसी कंपनी का शुरू होता, अभी हर कंपनी बोलती कि हम तो वाइंडिंग अप करना चाहते हैं, वो भी वॉलेंटरीली, हम हमारी इच्छा और कंपनी बंद कर दो, ठीक है ना, तो उससे तो सभी फ्रॉड से बच जाएंगे। इसीलिए बोला है कि वॉलेंटरी वाइंडिंग अप हो चाहे स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी में पास हुआ हो कि इन्वेस्टिगेशन मत करो, कुछ भी हुआ हो, अगर इन्वेस्टिगेशन लगता है तो करेंगे, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई इनिशिएट करने किससे रोक सकता है, ना उसकी चलती हुई प्रोसीडिंग्स को कोई रोक सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं 227 लीगल एडवाइसर्स एंड बैंकर्स नॉट टू डिस्क्लोज, इसमें भी थोड़ा सा कुछ अमेंडमेंट शायद से नहीं आया था, नहीं आया था, सॉरी, बैंकर्स नॉट टू डिस्क्लोज सर्टेन इन्फॉर्मेशन। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल वगैरह को जो बैंकर है वो अपने क्लाइंट का नाम और एड्रेस के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाइंडिंग नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं देंगे, वो उनकी इच्छा है वो दे सकते हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। और दूसरी बात, क्लाइंट के अलावा किसी भी पर्सन की कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए बैंक वगैरह बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। अब 228 में इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा ऑन फॉरेन कंपनी मुटेटिस मुराने सारा प्रोसीजर चलेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। 229 पेनाल्टी, अब 447 की पेनल्टी पे चले जाना, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जानबूझ के फ्रॉड किया गया है। 447 पेनल्टी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है, 10% ऑफ द टर्नओवर और 100 करोड़ विच इज लोअर से कम का अमाउंट और उससे ज्यादा का अमाउंट है, या उसके इक्वल का अमाउंट है, ज्यादा और इक्वल का अमाउंट है तो कितना होगा, 100% से लेकर 300% तक का फाइन प्लस, वैसे लिखा हुआ था ना, तो फाइन प्लस कितने का इम्प्रिजनमेंट था, 6 मंथ से लेके 10 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 इयर्स से लेके 10 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अगर इनसे कम था, 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़ से कम है, तो मैक्सिमम 50 लाख और मैक्सिमम 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट, ये 447 की पेनल्टी थी। यहाँ पे अपना सेक्शन ही सारे चैप्टर्स का पूरा सेक्शन खत्म हो जाता है 27 में, इसमें अपन फटाफट एक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का। सबसे पहले आ जाओ सेक्शन, सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 कवर करता है, सेक्शन 206 से लेके 229 तक है सेक्शन। पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन जो है किसके पास में, आरओसी अपने ऑन पे, आरओसी अपने ऑन पे इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा। इतना सारा काम है, यहाँ पे कुछ रीजन तो बिल्कुल नहीं मिला है, सिर्फ हम इंक्वायरी तो करें, इंस्पेक्शन ही तो करें, चले आरओसी खुद ही कर लेगा, ठीक है। क्या पास्ट एम्प्लॉय से बिल्कुल पास्ट एम्प्लॉय इग्नोर नहीं कर सकता, वो भी सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह देगा। 207 में असिस्ट करो, जितने भी कंपनी के ऑफिसर्स वगैरह है, एम्प्लॉयज वगैरह है, असिस्ट करो इन इंस्पेक्टर को, सारे इन्फॉर्मेशन ला कर दो, ठीक है। और सारे जो सिविल कोड के पावर है वो इंस्पेक्टर के पास में रहेंगे। रिपोर्ट किसको देनी है, 208 में बोला है रिपोर्ट दो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब जबकि आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इंस्पेक्शन कर लिया ठीक है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन करना है, डेप्थ चेकिंग करनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा गया नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट अब यहाँ पे 209 में सर्च एंड सीजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज करना है, ठीक है, तो कितने 180 प्लस 180 डेज तक रख सकते हैं, पर उसके लिए स्पेशल कोर्ट से पूछना पड़ेगा। 210 में इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि आरओसी ने बोला है या उसको स्पेशल रिजोल्यूशन मिला है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में खुद लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन ट्रिब्यूनल ने बोला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल क्या करेगी, ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें वो 25,000 का वो क्या कर सकती है, डिपॉजिट भी ले सकती है एप्लीकेंट से जिसने अप्लाई किया है। ऐसा पास हुआ था ना, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएफआईओ कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ऑफिसर्स को, ठीक है, वो एक्सपर्ट होने चाहिए बैंकिंग या फिर कंपनी अफेयर्स या फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर कंपनी लो या फिर फाइनेंशियल ऑडिट, फॉरेन ऑडिट्स वगैरह, टैक्सेशन वगैरह के फील्ड में क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए उनकी, और जॉइंट डायरेक्टर से लो लेवल के पर्सन अपॉइंट नहीं होंगे इसमें। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तो अफेयर्स ऑफ द कंपनी में एक सिंपल सा प्रोविजन था बेल वाला कि ऐसे को हम ऐसे पर्सन को बेल नहीं मिल सकते, लेकिन सिक पर्सन है इनफे में या फिर ऐसा पर्सन है कि 16 साल से छोटा बच्चा है तो उसको तो बेल पे छोड़ सकते हैं, लेकिन और कोई पर्सन है जिसको बेल चाहिए, स्पेशल कोर्ट को लगता है कि ये इंसान बेल पे रहता है, गलत करता नहीं, इसको बेल दे देते हैं,
उसको अपोज करेगा राइट किसके पास है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन बाइंडिंग स्पेशल कोर्ट नहीं है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपोज करने से। इसमें एक अरेस्ट का पावर जो अमेंडमेंट होकर दिया था कि उसको एडिशनल डायरेक्टर, उसको असिस्टेंट डायरेक्टर एसएफआई को की अरेस्ट कर सकते हैं वो अपने ऑन पे, और फिर इसके पास लेके जाने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको थ्रेट करता है वो पर्सन अरेस्ट करेंगे, फिर रिपोर्ट प्लस जो उनको डॉक्यूमेंट्स मिले प्लस उस पर्सन को 24 घंटे में या तो स्पेशल कोर्ट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में लेके जाएंगे, 24 घंटे में से वो झड़ी वाला टाइम हटा देंगे। 213 में इन्वेस्टिगेशन टू द कंपनीज अफेयर्स अदर केसेस में ट्रिब्यूनल में चाहे तो क्या ऑर्डर दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अदर केसेस, क्या क्या, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स, तो शेयर कैपिटल है तो 100 और 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द शेयर कैपिटल, जितने लोग अप्लाई करेंगे ट्रिब्यूनल को फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, ठीक है। क्रेडिटर्स भी चाहे अगर लगता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो डिफ्रॉड करने के लिए बना हुआ है, क्रेडिटर अपने ओन पे ट्रिब्यूनल को नहीं बोलेंगे, क्रेडिटर्स जो यहाँ पे है ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी अदर पर्सन का, जबकि या तो अदर पर्सन में क्रेडिटर्स आ जाता है, अदर पर्सन में और दूसरे मेंबर्स के अलावा पर्सन आ जाते हैं। अगर बिजनेस ही कंपनी का डिफ्रॉड करने के लिए, मिसबिजनेस के लिए, फ्रॉडुलेंट पर्पस से बना है तो फिर क्या है वो लोग भी क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फिर ट्रिब्यूनल चाहे तो वो क्या कर सकता है, हाँ इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, पेनाल्टी 447 वाली लगी इसमें भी हुआ है। 217 में सिक्योरिटी पेमेंट, कितनी सिक्योरिटी रखनी है, 25,000 की, जो कि आपको अगर इन्वेस्टिगेशन में प्रोसिक्यूट होता है केस चल जाता है, पता चल जाता है फ्रॉड हुआ है तो आपको वो रिफंड हो जाएंगे। फर्म बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह को इंस्पेक्टर अपॉइंट मत करो 215 में। और 216 में ऑनरशिप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इसलिए करें कि हमको ये पता करना है कि कंपनी के मेंबरशिप, ऑनरशिप, कंपनी में रियली इंटरेस्ट किसका है, कंपनी में जो कंट्रोल है वो किसका है, फाइनेंशियली इंटरेस्टेड कौन है, ये सब पता करने के लिए, ठीक है। फिर 217 में प्रोसीजर्स पावर्स एक्सेट्रा ऑफ द इंस्पेक्टर की प्रोसीजर्स पावर वैसे तो सेम जो उसमें थे इसमें भी वही, पर ऑथ पे लेने के लिए मैंने एक शब्द बोला था कि किसी और पर्सन, एम्प्लॉय, ऑफिसर और कंपनी के जो है इसके अलावा किसी पर्सन को ऑथ पे लेना तो स्पेशल कोर्ट से पूछ के आ जाना। 219 पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनी, पहले किससे पूछ के आओगे आप, रिलेटेड कंपनी से। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लो, उसके बाद में रिलेटेड कंपनी के पास में, यानी होल्डिंग या सब्सिडी क्या अगर आपने क्या करना है। अब इसमें एक ऐसा ही केस है कि जैसे कंपनी है, हमने होल्डिंग कंपनी की क्या करनी शुरू की इन्वेस्टिगेशन, और बीच में लग गया हमको और हम सीधे कहाँ पे चले गए, सब्सिडी कंपनी पे, तो सीधे चले गए मतलब बीच में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल का जो टाइम था वो आपको लगा होगा, वो आपने नहीं लिया अप्रूवल, तो इसका मतलब जो है अज्यूम करके चलते हैं कि आप सीधे ही वहां चले गए, मतलब आपने वो अप्रूवल नहीं लिया है और हम आपको ये जो फिर रिलेटेड पार्टी का इन्वेस्टिगेशन है वो वैलिड नहीं होगा। प्रोटेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द 210 हो, 212 हो, 213 हो, 219 हो, ऐसा बोला कि एम्प्लॉयज को बिना अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल के निकाल नहीं सकते, ठीक है। अगर ट्रिब्यूनल होगा तो 30 दिन में ऑब्जेक्शन देगा, अगर नहीं दिया ऑब्जेक्शन तो अज्यूम करके चलो कि कोई ट्रिब्यूनल को आपत्ति नहीं है, फिर उसको आप चाहे क्या कर सकते हो, उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हो, डिसमिसल कर सकते हो, या फिर चार्ज कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो, कुछ अमाउंट चार्ज कर सकते हो, उससे सस्पेंड कर सकते हो, ठीक है। उस एम्प्लॉय के पास क्या रेमेडी है, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में अपील लेके जा सकता है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर बाइंडिंग होगा। इस सेक्शन का ओवर राइडिंग इफेक्ट किस सेक्शन का, 218 का। फिर आ जाता है 220 में सीजर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्टर बाय इंस्पेक्टर। अब यहाँ पे तब तक जब तक इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन हो आप अपने पास बुक्स वकांश रखो। फ्रीजिंग ऑफ द एसेट्स मैक्सिमम 3 साल तक ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि किसी भी एसेट को आप ट्रांसफर मत करो। अच्छा ये सीजर ऑफ द डॉक्यूमेंट क्यों करना पड़ा था, क्योंकि अपने को लगा था कि कंपनी के जो सीएस है, सीए है, एम्प्लॉय है, ऑफिसर्स है, वो क्या करने वाले, डी फॉर डिस्ट्रॉय, एफ फॉर फॉल्सिफाइड, ए फॉर ऑल्टर्ड, एम फॉर म्यूटिलेटेड और ई फॉर सीक्रेटेड, ठीक है। फिर फ्रीजिंग में 3 साल तक ट्रिब्यूनल चाहे तो क्या कर सकता है, रोक सकता है ट्रांसफर उस कंपनी का प्रॉपर्टी का डिस्पोज ऑफ ट्रांसफर वगैरह, ठीक है, मैक्सिमम 3 इयर्स तक। और फिर इम्पोजिशन और रिस्ट्रिक्शन अपॉन द सिक्योरिटीज, ये कब, देखो ये जो फ्रीजिंग वाला था वो अपने को प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट यानी 244 वाले सेक्शन और इस चैप्टर दोनों के लिए था। और इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटीज में किसी और के पास में सिक्योरिटीज जा रही है, मतलब कि जो मेंबरशिप है वो ऐसे पर्सन के हाथ में ट्रांसफर होने वाली जिससे पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट हो जाएगा, कंपनी के लिए वो प्रेजुडिशियल है, मेंबर्स के लिए प्रेजुडिशियल है, तो रोक दो, सिक्योरिटीज को किसी ऐसे पर्सन के हाथ में जाने मत दो। 216 में इन्वेस्टिगेशन या तो अफेयर्स ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टिगेशन टू मेंबरशिप ऑफ द कंपनी, और दूसरा या फिर और किसी रीजन से ट्रिब्यूनल को लगता है तो वो ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि सिक्योरिटी को अभी 3 साल तक हम ट्रांसफर नहीं होने देंगे। फिर अच्छा है इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट 223 में, इसमें एक खाली छोटा सा अमेंडमेंट था, वैसे तो सीजी के पास जाएगी, चाहे वो इंटरिम रिपोर्ट भी अब देना चाहो तो दे सकते हो, फाइनल भी, लेकिन यहाँ पे बोला था क्रेडिटर्स वगैरह जो अफेक्टेड पर्सन है जिनको कॉपी चाहिए तो उनको भी दे देना कॉपी। 224 में एक्शन टू बी टेकन पर्सन्स टू इंस्पेक्टर रिपोर्ट को इंपॉर्टेंट है। 225 एक्सपेंसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन,
सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन का एक्सपेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट बंद करेगा, वहाँ पे इंस्पेक्शन था जो 25,000 का आप अप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन का एक्सपेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट रिकवर कर सकती है जो पर्सन ने गलती की उससे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह बेच तक के भी रिकवर कर सकते हैं सारे एक्सपेंसेस जो है। 226 में वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ हमने कहा अरे हम तो कंपनी को वाइंडिंग अप कर रहे हैं, मत करो ऐसा हो, अगर आपने वाइंडिंग अप किया भी है ना, हमारा इन्वेस्टिगेशन उससे अफेक्ट नहीं होगा, ना तो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने का कुछ अफेक्ट होने वाला है, ना इन्वेस्टिगेशन चलता हुआ अफेक्ट होने वाला है, वो जैसा चलेगा वैसे चलता रहेगा, ठीक है, भले आप एसआर पास करके बोल दो कि इन्वेस्टिगेशन मत कराओ, इन्वेस्टिगेशन तो जैसा चलना था चलेगा। 227 में लीगल एडवाइजर्स और बैंकर्स को बोला है कि आपको किसी भी कंपनी के ट्रिब्यूनल को, चाहे आपके पास इंस्पेक्टर आ गया उसको या सीजी आ गया उसको, आप क्लाइंट के नाम और एड्रेस के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए बाइंडिंग नहीं हो, इतना बोल सकते हो कि ये कंपनी हमारी क्लाइंट है, इतना लोन उठाया, मतलब इतना लोन उठाया ये बोलने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ नाम और एड्रेस इतना सा बता दो उसको, ठीक है, अगर आपको लगता है तो बताओ, लेकिन इससे ज्यादा आप बाइंडिंग नहीं हो, और किसी और पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए तो आप कुछ भी बोलने के लिए आप बाइंडिंग नहीं हो, किसको बोला है, बैंकर्स को, लीगल एडवाइजर्स को। 228 इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा फॉरेन कंपनी मुटेटिस मुटांडिस लगेगा। सेक्शन 229 में पेनाल्टी 447 की पेनाल्टी लगेगी, जो मैं लास्ट लेक्चर में मिसलेनियस टॉपिक्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, तो अपना 5 से 7 मिनट में ये लास्ट रिवीजन भी हो गया। थैंक यू वेरी मच।